सभी को नमस्कार। साथियों, कंपलसरी इंग्लिश में हमारे कविता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें हमें छोटे प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता है और बड़े प्रश्नों का उत्तर भी। कंपलसरी इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की सेकंड नंबर की पोइम, जिसका नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, के प्रश्नों, जिसमें छोटे और बड़े प्रश्न होंगे, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे। इसमें हम कुछ स्टेंजाज को लेकर के उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इनका रेफरेंस कैसे लिखा जाए, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाए और एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये कविता है जिसका पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक is the color faded sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? आपके विचार में कुरूप यानी अप्रिय क्रीम का रंग क्या है? आपके विचार में कवि ने कक्षा की दीवारों का वर्णन करने के लिए इस अभिव्यक्ति का उपयोग क्यों किया? इसका उत्तर है कि द कलर ऑफ sour cream is of white. The poet has used this expression to describe pitiable condition of the classroom of these slum children. It indicates the whole unpleasant environment of slums. जो सोर क्रीम का रंग है वो हल्का सफ़ेद रंग का है। कवि ने यह शब्दावली इसलिए प्रयोग की है कि वह झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले उन बच्चों की जो वर्तमान में क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनकी दर्दनाक दयापूर्वक स्थिति का वर्णन कर सके। यह झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले उन बच्चों के दुखी वातावरण की ओर इशारा करती है। प्रश्न संख्या 2 है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डॉम्स, वर्ड मैप्स and beautiful valleys. How do these contrast with the world of the children? कक्षा की दीवारें शेक्सपियर की गुंबद वाली इमारतों की, संसार के मानचित्र और सुंदर घाटी की तस्वीरों से सजी हुई है। इन बच्चों के संसार से ये कैसे विरोधाभासी है? इसी प्रश्न को छोटे स्वरूप में और दूसरे तरीके से लिखा गया है कि हाउ डू द पिक्चर्स एंड मैप्स ऑन द वॉल कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड द स्लम चिल्ड्रन लिव। दीवार पर टंगी तस्वीरें और मानचित्र उस गंदी बस्ती जिसमें ये बच्चे रहते हैं से किस प्रकार विरोधात्मक है? इसका उत्तर है कि थ्रू दीज पिक्चर्स द पोइट वांट्स टू डिपिक्ट ब्यूटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रिच। द अदर वर्ल्ड इज ऑफ द स्लम चिल्ड्रन एंड their bones peep through their skins. इन तस्वीरों के माध्यम से कवि सुंदरता, प्रगति और समृद्धि के उस धनवान लोगों के संसार की तस्वीर की ओर ध्यान आकर्षित करता है। दूसरी ओर इन झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के संसार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जिन बच्चों की हड्डियां हैं वो उनके खाल के अंदर से झांक रही थी। What does the poet want for children of the slum? How can their lives be changed? कवि गंदी बस्ती में रहने वाले इन बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? इनकी जिंदगी को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? और इसका उत्तर है कि द पोइट वांट्स द चिल्ड्रन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्लम्स। दीज स्लम्स आर लिविंग hell of the children. Healthy environment, human love and care and education should be provided to them. कवि जो है इन बच्चों को झुग्गी झोंपड़ियों से हटाना चाहता है।
ये झुग्गी झोंपड़ियाँ वास्तव में इन बच्चों के लिए नरक है। वहाँ स्वस्थ वातावरण, मानवीय प्रेम और देखभाल और शिक्षा जो है वह उनको देना चाहता है। हाउ डू द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम लुक लाइक? झुग्गी झोंपड़ी के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कैसे लगते हैं? इसका उत्तर है कि दे लुक ग्रिम with pale and lifeless faces. Their disheveled hair falls on their faces and their bones peep through their skins. Yet a little boy has dreams in his eyes. वे दुखी, उदास चेहरे और जीवन शून्य चेहरे के साथ दिखाई देते हैं। उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, जो उनके चेहरे पर आ गए हैं, और उनकी हड्डियां जो है वो उसकी खाल से झांक रही है। फिर भी एक छोटे बच्चे की आंखों में चमक है, स्वप्न है। अगला प्रश्न है कि हाउ हैज़ द पोइट एक्सप्रेस्ड हिज डेस्पेयर एंड होप? कवि ने अपनी निराशा व आशा को किस प्रकार व्यक्त किया है? द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डेस्पेयर थ्रू द थिन डिजीज्ड बॉय एंड हिज होप थ्रू द लिटिल बॉय who dreams of living in a tree house like a squirrel. कवि जो है वो अपनी निराशा को पतले बीमार बच्चों के माध्यम से उनकी बताना चाहता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो छोटा जो बच्चा है ना, वह उसमें दिखाई देती है, उसके सपनों में दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक गिलहरी अपने मचान में यानी अपने झोपड़े में जो उसका पेड़ पर घर बना हुआ है उसमें रहना चाहती है। अगला है व्हाई डोंट द मैप्स एंड पिक्चर्स हैव एनी रेलेवेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? इन मानचित्रों में तस्वीरों का इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए कोई अर्थ क्यों नहीं है? इसी प्रश्न को लिखा गया है दूसरे तरीके से कि why does the poet say that the pictures and maps in the elementary school classroom are meaningless? कवि क्यों कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में तस्वीरें तथा नक्शे अर्थहीन हैं? और इसका उत्तर है कि the articles hung on the classroom walls are meaningless to the slum children because they show an aligned world of the rich and powerful people that is out of their reach. वो तस्वीरें वो सामान जो कक्षा की दीवारों पर टंगा हुआ है वो उन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए निरर्थक है, क्योंकि वे एक धनवान और शक्तिशाली लोगों के उस संसार को बताते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एंड वाई? कवि इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है और क्यों? इसका उत्तर है कि द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट ऑफ द स्लम एंड प्रोवाइडेड ए हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव इन। द पोइट डिमांड्स सोशल जस्टिस फॉर देम। कवि जो है वो चाहता है कि इन गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को इस झुग्गी झोपड़ियों से, गंदी बस्ती से बाहर निकाला जाए और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण रहने के लिए दिया जाए। कवि उनके लिए सामाजिक न्याय की मांग करता है। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल? कवि के अनुसार ये मानचित्र एक बुरा उदाहरण क्यों है? और इसका उत्तर है कि द मैप शोज द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल whereas the slum children live in a deprived world, so they cannot relate to that aligned world. वो नक्शा जो है वो शक्तिशाली और धनवान लोगों के संसार को बताता है, जबकि झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे जो हैं वो एक मतलब सुविधाहीन संसार में रहते हैं, इसलिए वह उन्हें एक अलग सी दुनिया बता करके कहता है। अगला प्रश्न है कि हाउ हैज़ द पोइट पेंटेड टू डिफरेंट वर्ड्स थ्रू दिस पोइम? कवि ने इस
कविता के माध्यम से किस प्रकार दो भिन्न संसारों को चित्रित किया है? और इसका उत्तर है कि थ्रू ब्यूटीफुल थिंग्स द पोइट हैज शोन द वर्ल्ड ऑफ द रिच, वेयर एज थ्रू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्लम ही हैज पेंटेड द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। इन खूबसूरत वस्तुओं के माध्यम से कवि जो है उसने एक धनवानों के संसार को बताया है, और वह उसके माध्यम से देखता है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन दर्दनाक दशा में रहने वाले बच्चों की। उसने उन बस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के संसार का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कि व्हाट शुड गवर्नर्स, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स डू फॉर द चिल्ड्रन? शासकों, अध्यापकों, निरीक्षकों व आगंतुकों को इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? और इसका उत्तर है कि दीज पीपल शुड एंडेवर फॉर बेटरमेंट ऑफ स्लम चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एजुकेशन एंड एनफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज। कि इन लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए कि वे उनको शुद्ध वातावरण प्रदान करें, अच्छी शिक्षा दें और उनके लिए स्वतंत्रता और रोजगार के अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है कि डू दीज स्लम चिल्ड्रन हैव एनी होप फॉर देयर फ्यूचर? क्या इन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में अपने भविष्य के लिए कोई आशा है? और इसका उत्तर है कि दीज चिल्ड्रन एस्पायर फॉर फ्रीडम टू हैव ए स्पेस एंड लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस। दे होप टू अचीव देयर ड्रीम्स इफ गिवन ए चांस। ये जो बच्चे हैं ये स्वतंत्रता की उम्मीद रखते हैं और उन्हें जीवन में अपनी स्वयं की इच्छा के लिए स्थान चाहिए। वे अपने सपनों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उम्मीद है, अगर उन्हें एक मौका दिया जाए तो। अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दीज चिल्ड्रन लिव? ये बच्चे किस प्रकार का जीवन जीते हैं? इसका उत्तर है कि दीज चिल्ड्रन लिव इन ए वेरी पिटिएबल कंडीशन। दे सफर फ्रॉम malnutrition एंड डिजीजेस एंड स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन नैरो, डर्टी एंड सफोकेटिंग लैंड्स। ये जो बच्चे हैं ये बड़ी दयापूर्ण स्थितियों में रहते हैं। वे कुपोषण, बीमारी से परेशान होते हुए अपना जीवन बिताते हैं और वे संकरी, गंदी और दम घुटने वाली गलियों में रहते हैं। What does the poet say about the open-handed map? कवि खुली हाथों से बनाए गए मानचित्र के विषय में क्या कहता है? इसका उत्तर है कि the powerful people have made the map of this world according to their own will. They have no care for the slum children who have no place in it. शक्तिशाली लोगों ने अपने इच्छा से इस संसार का नक्शा बनाया है। इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की है जिसका इस नक्शे में कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज पीपिंग थ्रू देयर स्किन्स? उनकी त्वचाओं में से क्या झलक रहा है या क्या झांक रहा है? इसका उत्तर है कि दीज चिल्ड्रन सफर फ्रॉम malnutrition एंड डिजीज। दे मेक देम वीक, थिन एंड हैव स्टंटेड देयर फिजिकल ग्रोथ, सो देयर बोन्स पीप थ्रू देयर स्किन्स। ये बच्चे जो हैं ये कुपोषण और बीमारी से परेशान हैं। उन्होंने अपने आप को कमज़ोर, पतला बन गए हैं वे, और उनकी जो शारीरिक दशा है वह एकदम परेशान करने वाली है। उनकी हड्डियां उनकी खाल में से झांक रही है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीड स्काई? लीड स्काई से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप? और प्रश्न का उत्तर है कि लीड स्काई इज ए सिंबोलिज्म फॉर द एनवायरनमेंट सराउंडिंग द ब्लीक डल लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन हु आर वेड डाउन बाय इट इन होपलेसनेस एंड डेस्पेयर। कि लीड स्काई जो है वो एक प्रतीक है, वह उस वातावरण का
जिसमें जो कि अंधकार से युक्त सुस्त जीवन का है, और ये उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों का है जो कि निराशा और हताशा के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म फोग सिंबलाइज हियर इन दिस पोइम। कविता में कोहरा शब्द किसका प्रतीक है? द फोग हियर symbolizes the uncertain, gloomy and hopeless existence of the slum children. This fog covers them with misfortune and offers them nothing but a dark future. ये कोहरा यानी जो धुंध है जो उस बस्ती में छाई रहती है, वह उन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के अनिश्चित, दुखपूर्ण और निराशापूर्ण अस्तित्व वाले जीवन का प्रतीक है। ये जो कोहरा है यह दुर्भाग्य को ढक रखा है, एक प्रकार का दुर्भाग्य है उनके लिए, और उनके लिए उनका भविष्य कुछ नहीं बल्कि अंधकारमय है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोइम। इस कविता की विषय वस्तु क्या है? इसी प्रश्न को लिखा गया है कि व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू दिस पोइम। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? और इसका उत्तर है कि दी पोएम कन्वेज द मैसेज दैट एडवर्सिटी अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन द ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड सीम्स मीनिंगलेस टू हिम। इस कविता में ये संदेश है कि दुख बच्चे के मन, शरीर और आत्मा को उस सीमा तक प्रभावित करता है कि संसार की सुंदरता, अच्छाई भी उसे निरर्थक लगती है। अगला प्रश्न है कि नेम द पोइट एंड द पोइम। कवि और कविता का नाम बताइए। स्टीफन स्पेंडर इज द पोइट ऑफ दिस पोइम एंटाइटल्ड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस कविता जिसका नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम है, इसका जो लेखक है, कवि है, वह है स्टीफन स्पेंडर। अगला प्रश्न है कि हाउ डू वी नो दैट चिल्ड्रन एट द एलिमेंट्री स्कूल आर कमिंग फ्रॉम ए स्लम। हम ये कैसे जानें कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे गंदी बस्ती से आते हैं? इसका उत्तर है कि द वीक, थिन एंड डिजीज्ड बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रन, their disheveled appearance and their grim, dull faces tell us that they come from poor families living in slums. कमज़ोर, पतला और बीमारी से ग्रसित जो शरीर है इन बच्चों का, उनके बाल जो है वो बिखरे हुए हैं, और उनका जो चेहरा है वह सुस्त और दुख से परिपूर्ण है। वह ये बताते हैं कि ये बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों से आते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द बॉय सिटिंग इन द लास्ट रो। अंतिम कतार में बैठे हुए लड़के का वर्णन करिए। A sweet little boy is sitting quietly in the last row of the classroom in the dim light. His eyes are dreamy as if he longed to live freely like a squirrel on a tree. एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा चुपचाप शांति से कविता क्लास के अंत में मद्दिब रोशनी में बैठा हुआ है। उसकी आंखें जो है वो स्वप्नों से भरी हुई है, मानो कि वह स्वतंत्रता से रहना चाहने के लिए तड़प रही है, जैसे कि एक गिलहरी पेड़ पर रहने के लिए तड़पती है। अगला प्रश्न है कि व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फॉर द टॉल गर्ल। उस लंबी लड़की के लिए क्या वर्णन किया गया है? A tall girl sitting among other children in the classroom seems depressed and her head is bent down with countless worries. It indicates that she is ill and exhausted. वह लंबी लड़की जो कि कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बैठी हुई है, वह अवसाद से ग्रसित प्रतीत होती है, और उसका चेहरा असंख्य चिंताओं से, उसका सिर जो है वो असंख्य चिंताओं के बोझ के नीचे झुका हुआ है। वह यह बताया गया है इसमें कि वह बीमार और थकी हुई है। अब तक हमने जो प्रश्न पढ़े वो सारे छोटे प्रश्न थे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की।
तो सबसे पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 80 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स ऑफ द स्लम स्कूल, द क्लासरूम एंड द चिल्ड्रन सिटिंग इन इट। गंदी बस्ती के विद्यालय के आसपास के परिवेश, उस कक्षा व उसमें बैठे बच्चों का वर्णन कीजिए। प्रश्न का उत्तर है कि द स्कूल इज सराउंडेड बाय हीप्स ऑफ गार्बेज, puddles ऑफ डर्टी वाटर। The classroom itself is dimly lit, uninspiring and dirty. The color of its wall is sour cream. It is decorated with the picture of Shakespeare's head, word maps, buildings and domes, with domes and beautiful valleys. ये कक्षा, ये जो विद्यालय है, ये कचरे के ढेर से घिरा हुआ है और इसमें गंदे पानी में होकर के से रास्ता है। ये क्लासरूम में मध्यम रोशनी आ रही है जो कि गंदा और प्रेरणास्पद नहीं है। इसकी दीवारों का रंग हल्का सफ़ेद है और इसकी दीवारें जो है उन पर शेक्सपियर का सर, संसार के नक्शे, बड़े बड़े गुंबद वाले भवन और सुंदर घाटियों के चित्रों से सुसज्जित है। द चिल्ड्रन आर ग्रिम फेस्ड एंड वीक फ्रॉम malnutrition and disease. The children do not comb their hair properly. The tall girl is sitting with her bent head. There is a sweet boy who has dreams in his eyes. वो जो बच्चे हैं उनके उदास चेहरे हैं, उदास और कमज़ोर चेहरे हैं जो कि कुपोषण की और बीमारी की वजह से हो गए हैं। इन बच्चों ने अपने बालों को सही तरीके से कंघी नहीं किया है। एक लंबी लड़की जो है वो सिर झुका करके बैठी है और एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्लास में बैठा हुआ है जिसकी आंखों में सपने तैर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा प्रश्न आ रहा है कि व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द पावरफुल एंड एफ्लुएंट पीपल टू डू इफ द स्लम चिल्ड्रन आर टू बी एश्योर्ड ए हैप्पी, फ्रूटफुल एंड गुड लाइफ। कवि गंदी बस्ती के बच्चों को प्रसन्न, फलदायी व अच्छे जीवन का आश्वासन देने हेतु शक्तिशाली व धनाढ्य लोगों से क्या करने की आशा करता है। इसका उत्तर है कि द पोइट वांट्स द रिच एंड पावरफुल पीपल टू मेक ऑनेस्ट एफर्ट्स टू प्रोवाइड ऑल सच फैसिलिटीज टू स्लम चिल्ड्रन सो दैट दे मे एंजॉय गुड हेल्थ, रिसीव गुड एजुकेशन एंड हैव ए ब्राइट फ्यूचर। He wants these children to be taken out of the slums and given enough opportunities in life to enable them become productive members of the mainstream society. This, the poet feels, is the only way in which these children can escape from their dark fate in the slums. कवि चाहता है कि जो धनवान और शक्तिशाली लोग हैं वो इनके लिए ईमानदार पूर्वक प्रयास करें और इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान करें जिससे कि वे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और इनका भविष्य उज्जवल हो। वह चाहता है कि इन बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों से हटाया जाए और इन्हें अवसर प्रदान किए जाएं जिससे कि ये संसार की, समाज की मुख्य धारा में बनकर शामिल होकर उत्पादक सदस्य बन सके। कवि यह महसूस करता है कि यही एकमात्र तरीका है कि इन बच्चों का जो अंधकारपूर्ण भाग्य है और जो है उससे उनको बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि द पोइट डिस्क्राइब्स द डिप्राइव्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लम ड्वेलिंग चिल्ड्रन इन द पोइम। व्हाट साइंस ऑफ डिप्राइवेशन डू यू सी हियर, एक्सप्लेन। इस कविता में कवि गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के वंचित जीवन का वर्णन करता है। आप यहाँ वंचित होने से कौन से चिन्ह देखते हैं, समझाइए। और इसका उत्तर है कि द सम चिल्ड्रन लिव ए डिप्राइव्ड लाइफ। दे लैक गुड एजुकेशन, देयर क्लासरूम्स आर डार्क विद नो फर्नीचर, दे लिव इन क्रैम्प्ड क्वार्टर्स इन डर्टी स्ट्रीट्स ड्राउन्ड इन fog. They are also deprived of healthy food and sanitation facilities and therefore suffer from many diseases. Malnutrition makes them stunted. Their bones look through their skin and are twisted. They are hopeless about their funny future too. They are so poor that they have to wear repaired spectacles with broken glasses.
ये झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, वे बहुत ही निम्न जीवन जीते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा की कमी है, उनका क्लासरूम में कोई फर्नीचर नहीं है और अंधकार से भरा हुआ है, वे टूटे हुए घरों में रहते हैं और उनकी जो गलियां हैं वो हमेशा कोहरे से ढकी रहती है, गंदे कोहरे से। और वे जो है उन्हें स्वस्थ भोजन और उनके लिए सैनिटेशन की फैसिलिटीज भी सही नहीं है, वे हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। कुपोषण जो है उसकी वजह से वे कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हड्डियां उनके खाल में से झांक रही हैं और मुड़ गई हैं, वे निराश हैं अपने भविष्य के बारे में, और वे इतने गरीब हैं कि वे अपने टूटे हुए चश्मे के ग्लास जो है, जिनका चश्मा टूटा हुआ है और उसको रिपेयर करके उन्होंने पहना हुआ है। अगला प्रश्न है कि द वर्ड ऑफ द स्लम लिविंग चिल्ड्रन ड्वेलिंग चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द वर्ड शोन इन पिक्चर्स एंड मैप्स। हाउ डज द पोइट डिपिक्ट दिस फैक्ट इन दिस पोइम? गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दुनिया तस्वीरों तथा मानचित्रों में दिखाई दुनिया से बहुत भिन्न है। कवि इस तथ्य को इस कविता में कैसे दर्शाता है? और इसका उत्तर है कि द पिक्चर्स एंड मैप्स हंग ऑन द डर्टी पेल वॉल्स ऑफ द स्लम स्कूल डिपिक्ट एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड देन दैट ऑफ द स्लम्स। They depict a world where creative writers like Shakespeare writes drama, where the dawn is cloudless and clear, and where buildings with domes fill the cities. ये तस्वीर और जो नक्शे हैं जो दीवारों पर टंगे हुए हैं, वहाँ जो दीवारें हैं वो पीली पड़ गई हैं, है ना, वहाँ पर पूरी तरीके से जो संसार दिखाया गया है वो एकदम भिन्न है। वो एक ऐसे संसार का वर्णन हम चित्रण हमारे साथ सामने किया गया है जिसने रचनात्मक लेखकों जैसे शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे, और जहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत सवेरा जिसमें कोई बादल नहीं है और सब कुछ साफ कुछ दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर जो भवन है उनमें जो गुंबद है वो वहाँ पर पूरे शहर में वो भरे हुए हैं। Nature scatters its beauty in the form of valleys, rivers, green fields, and caps here there, but the world of the slum children is marked by fog and darkness, dingy hutments, poverty, disease, ignorance, uncertainty, and hopelessness. प्रकृति जो है उसने अपनी सुंदरता घाटियों, नदियों, हरे हरे खेतों के रूप में वहाँ पर बखेर रखी है, और उनका जो संसार है, झुग्गी झोपड़ियों का संसार जो है वह कोहरे और अंधकार है ना, और एकदम धुंधला जो उनका जो झोपड़ी है, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, अनिश्चितता और निराशा वहाँ पर राज कर रही है। तो ये कुछ बड़े प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशंस की। यहाँ पर आपको एक स्टेंजा दिया गया है और इस स्टेंजा में कविता की कुछ लाइनें दी जाती हैं और उसके आधार पे फिर हम इनका रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं अपन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोर अराउंड देयर पैलर, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. तो ये कविता की लाइनें थी जिनका हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो रेफरेंस में हम पहली लाइन जो लिखेंगे वो ये है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्टीफन स्पेंडर्स पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब इसका कॉन्टेक्स्ट हम लिख रहे हैं कि द पोइट हियर डिस्क्राइब्स द सोरोफुल स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्कूल ऑफ स्लम। He especially mentioned a boy and a girl to convey the sense of gloom and hopelessness
that these children experience so early in their life. कवि यहाँ पर एक दुखपूर्ण दशा इन बच्चों की बताता है जो कि झुग्गी झोपड़ी के एक स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं, उसका वर्णन करता है। वह विशेष रूप से बच्चे और लड़की के बारे में कहता है कि जो दुख निराशा जो है वो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जो प्रारंभ में उनके साथ हो गया था वह उनके माध्यम से कहना चाहता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन classroom in a school of slum. They are unaffected by the faraway stormy waves of the sea. Their uncombed and disheveled hair is spread on their pale faces. They appear like rootless wild plants. A tall girl is sitting with her head bowed down by countless worries. ये जो बच्चे जो क्लासरूम में झुग्गी झोपड़ी की एक स्कूल में बैठे हुए हैं, वे सुदूर बहुत दूर जो समुद्र की तूफानी लहरें हैं उनसे प्रभावित नहीं हैं। उनके जो बाल हैं वो कंघी किए हुए नहीं हैं और बिखरे हुए हैं जो उनके चेहरे पर आ गए हैं। उनके बाल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कोई जंगली पौधा जिसका कोई जड़ नहीं है, वैसा लगता है। और वह एक लंबी सी लड़की जो है वो अपना सिर नीचा किए हुए बैठी है और उसके ऐसा लगता है कि जैसे उसके सिर पर असंख्य चिंताओं का बोझ है। A thin boy with rat-like eyes looks as if his physical growth had stopped. Unfortunately, he has inherited the disease of twisted bones from his father. He is not reciting a lesson from his desk, but he seems to be telling about some naughty disease of his father. एक पतला सा लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं वह वहाँ पे बैठा हुआ है। उसकी कमज़ोर शारीरिक दशा की वजह से वह इस प्रकार का हो गया है। दुर्भाग्य से उसने अपनी बीमारी से अपने पिता से ऐसे प्राप्त किया है कि उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं। वह वहाँ पर पाठ पढ़ रहा है परंतु ऐसा लगता है कि वह पाठ नहीं पढ़ रहा है, परंतु वह अपनी डेस्क पर बैठा हुआ अपने जीवन की जो गांठें हैं उनके बारे में हमें कुछ कह रहा है जो उसके पिता से उसे प्राप्त हुई है। स्टेंजा नंबर 2 की लाइनें हमारे सामने हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीमी ऑफ स्क्विरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। रेफरेंस में हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्टीफन स्पेंडर्स पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। हमेशा ध्यान रखिए कि रेफरेंस में हमें केवल इतना ही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में इन कविताओं से संबंधित, इन लाइनों से संबंधित बात हमें लिखनी है कि हियर द पोइट स्पीक्स अबाउट द स्वीट लिटिल बॉय विद ड्रीमी आईज हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। कवि यहाँ पर एक छोटे से प्यारे से बच्चे की बात कह रहा है जिसकी आंखों में सपने हैं और वह कक्षा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि हियर ए स्वीट लिटिल चाइल्ड इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिमली लिट क्लासरूम. He is unnoticed because of the gloom. He seems to have dreams in his eyes. He dreams about the way a squirrel is playing in its tree house or nest on the tree. He wants and imagines a similar place for himself that is quite different from this dirty classroom. यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है कक्षा के अंत में एक हल्की रोशनी में बैठा हुआ है कक्षा में, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि वह दुखी है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों में सपने हैं और वो सपने जो है वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक गिलहरी जो है वो पेड़ पर अपने बने हुए घोंसले के लिए खेल रही होती है। वह चाहता है और कल्पना करता है ठीक ऐसा ही स्थान जो कि एकदम अलग हो इस गंदे क्लासरूम से, वो इस बच्चे को मिले। इसमें स्टेंजा नंबर 3 आपके सामने आ रहा है कि ऑन sour cream walls, donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolese valleys, awarding the world its word.
और रेफरेंस में वही बात कही गई है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडल। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि दीज लाइन्स describe the decoration on the walls of the classroom which shows pictures of another unknown world। कि ये पंक्तियां जो है दीवारों पर टंगे हुए उन सुंदर प्रदर्शनों का बारे में व्याख्या कर रही है जो कि अज्ञात संसार का वर्णन कर रही है। एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे कि द क्लासरूम वॉल्स आर पेंटेड इन एन अनप्लेजेंट क्रीम कलर। इट वॉज डन बाय डोनेशन। There are pictures of Shakespeare's head, buildings with dome, word maps and beautiful valleys on the walls of the classroom. These things are quite meaningless for these slum children. It is morning and its sky is clear. The domes of civilized and educational institutions shine in all the cities. The Tyrol Valley in Austria is resounding with the music of the church bells and the fragrance of flowers. Powerful people, dictators like Hitler, redraw the map of this alien world as they wish. However, all this is meaningless to these slum children as they do not see any space, any place for themselves on the map. और इसकी व्याख्या में कहा गया है कि कक्षा की दीवारें जो हैं उन पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रीम कलर जो है वो पेंट किया गया है और ये सारा का सारा उद्यान लेकर के किया गया है। यहाँ पर शेक्सपियर के फेस की चित्र बनाया गया है और ऐसे भवन बनाए गए हैं जिनमें गुंबद है और संसार के नक्शे जिनमें खूबसूरत घाटियाँ हैं वो कक्षा की दीवारों पर चित्रित है। ये सारे के सारे उन बच्चों के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए अर्थहीन है और ऐसा लगता है कि ये जो सुबह है वह सुबह हो गई है और आकाश साफ है। ये जो गुंबद है जो सभ्य संसार की यानी शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनकी शहरों में उन पर चमक रही है। यहाँ पर टायरोल वैली जो ऑस्ट्रिया की है उसकी याद जो है वो दिखाई देती है जहाँ पर चर्च की घंटियाँ बज रही है और सुंदर फूल जो है फूलों की खुशबू वहाँ आ रही है। शक्तिशाली लोग जिसमें हिटलर जैसे डिक्टेटर्स उन्होंने इस संसार का एक नक्शा बनाया है उन लोगों से अलग जिन जैसे कि उनकी इच्छा थी। इसके बावजूद भी ये सब कुछ उनके लिए अर्थहीन लगता है इन गरीब बच्चों के लिए और वो बच्चे अपने आप को इस संसार में कहीं नहीं पाते हैं। अगला स्टेंजा है कि एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky far, far from rivers, copse and stars of the world. रेफरेंस में वही बात कही गई है कि these lines have been taken from the poem An Elementary School Classroom in a Slum composed by Stephen Spender. अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए कि the poet draws a contrast between the world outside and the world of the slum children who sit within a dreary room in the dreary surroundings. कवि जो है वो हमारे सामने दो संसारों का विरोधाभास बताता है। एक तो वह झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों का संसार जो कि एक अंधकार रूप वाले कमरे में बैठे हुए हैं, एक चारों ओर अंधकार से घिरे हुए। इसका व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि द पोएट सेज that for these slum children the world of riches, conquerors and strange pictures that is shown on the walls is a line. Their sight is limited to the windows of their classroom. Their world is dark and uncertain. They are bound to live in these narrow, dirty streets. They cannot see the beautiful outside world. Their lanes are closed by the faded blue sky. Words like rivers, capes and stars are meaningless to them. Their fate is sealed in the slums. कवि कहता है कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं ये एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि विजेताओं, धनवानों और अजीब सी तस्वीरों से अलग है जो इस दीवारों पर चम दिखाई गई है और उनका जो दृश्य है वो उस क्लासरूम की दीवारों तक ही सीमित रह गया है।
उनका संसार अंधकार से युक्त और अनिश्चित है। वे उन्हीं संकरी गंदी गलियों में रहने के लिए बाध्य हैं। वे बाहर के खूबसूरत संसार को नहीं देख सकते। उनकी जो गलियां हैं वो बंद हो गई हैं, और उनमें जो नीला आकाश है ना, वो बंद हो चुका है। उनके लिए जो शब्द हैं नदियाँ, घाटियाँ और सितारे, वो अर्थहीन हैं, और उनका जो भाग्य है वो इन गंदी बस्तियों में बंद है। और लास्ट स्टेंजा जो हमारे सामने आप देखेंगे वो ये है कि श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night. और इसका रेफरेंस बताया गया है कि these lines have been taken from the poem An Elementary Classroom in a Slum composed by Stephen Spender. इसका कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि द पोइट हियर वांट्स टू कन्वे द मीनिंगलेसनेस एंड इररिलेवेंस ऑफ द मैप एंड पिक्चर्स हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम ऑफ द स्कूल, स्लम स्कूल, कि यहाँ कवि जो है वो हमें निरर्थक और जिसका कोई संदर्भ नहीं है उन नक्शों और चित्रों का जो दीवारों पर उस स्कूल की क्लासरूम में टंगे हुए हैं उसके माध्यम से बताना चाहता है। According to the poet, the picture of Shakespeare is certainly meaningless to the slum children. The word map is also useless for these children as they find no place of their own in this world. This world has beautiful things like ships, human love and sun, but this lovely world is beyond the reach of these children. इस कवि के अनुसार जो शेक्सपियर का चित्र है वो उनके लिए निरर्थक है, इन बच्चों के लिए। वहाँ पर जो संसार है वो एकदम बेकार है इन बच्चों के लिए, क्योंकि वे अपना कोई स्थान वहाँ पर नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो सुंदर तस्वीरें हैं जिनमें जहाज दिखाए गए हैं, मानव का प्रेम दिखाया गया है, सूरज दिखाया गया है, वो उन बच्चों की पहुँच से बाहर हैं। सो दीज स्लम चिल्ड्रन आर टेम्प्टेड टू स्टील देयर थिंग्स from this world, from birth to death. These slum children are confined to live in these crowded spaces, their existence being in the fog of uncertainty and ends in the endless darkness of death. इस प्रकार से ये जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, वे लालायित हैं कि वे इन संसार की इन चीज़ों को प्राप्त कर सके और चुरा सके। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे जो है इसी प्रकार के भीड़ भरे संसार में बंधे हुए रहेंगे। उनका जो अस्तित्व है वो कोहरे की अनिश्चितता की तरह से रहेगा और एक अनंत की ओर समाप्त हो जाएगा, और जो कि मृत्यु का अंधकार होगा। और ये एक स्टेंजा है कि ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स peeped through the bones of spectacles of the steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their map with the slums as big as doom. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेफरेंस में ठीक उसी प्रकार से लाइन लिखी गई है कि these lines have been taken from Stephen Spender's poem An Elementary School Classroom in a Slum. और कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि द पोइट डिस्क्राइब्स द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी दैट द स्लम चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन देयर इम्पावरिश्ड एंड अंडरफेड चाइल्डहुड। कवि जो है यहाँ पर इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों की निराशा को व्यक्त करता है, और उन बच्चों का जो अनुभव जो कि उन्होंने गरीबी की वजह से और उनको बचपन में कम भोजन मिला है, इसकी वजह से उनको एक अनुभव हुआ है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसकी व्याख्या की जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट दीज स्लम चिल्ड्रन लिव एंड वांडर अमंग हीप्स ऑफ वेस्ट, दे आर सो थिन एंड अंडर नॉरिश्ड दैट देयर बोन्स स्टिक आउट देयर स्किन्स, दे वियर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स विद ब्रोकन ग्लासेस which look like pieces of broken bottles on stone, such is their poverty. Their entire time and living space is confined to the foggy slum, which is living hell for them.
These slums are a big slot on this world of wealthy and powerful people. कवि के अनुसार ये झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे कचरे के ढेर में घूमते हैं और वहीं रहते हैं। वे इतने पतले हैं, कुपोषण के शिकार हैं कि उनकी हड्डियां उनकी खाल में से झांक रही है। वे ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसका शीशा टूटा हुआ है और जो ऐसा लगता है कि जैसे कांच की बोतल के जो टुकड़े हैं वो वहाँ पर गरीबी के रूप में झलक रहे हैं। उन्होंने अपना सारा समय उस उस स्थान पर रह कर के, उस कोहरे में रह कर के जो है बिता दिया है, जो उनके लिए एक जीवित नरक के समान है। और ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये वास्तव में इस शक्तिशाली और धनवान संसार के ऊपर एक प्रकार का बहुत बड़ा धब्बा है। तो साथियों, ये हमारा 7वां स्टेंजा आपके सामने आ रहा है कि अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, and these windows that shut upon their lives like catacomb break open till they break the town। इसके रेफरेंस में वही बात कही गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि द पोइट सेंड्स आउट एन अपील टू द पीपल who have created these slums to break the division between these abodes of deprived and the world of the healthy and joyous। कवि जो है वो एक अपील करता है, एक प्रार्थना करता है लोगों से जिन्होंने इस गंदी बस्तियों को बनाया है कि वे इस विभाजन को तोड़ सकें और ये जो घर हैं, जो कि ये दुखी जो लोग हैं, ठीक है, जो उन लोगों को अलग कर सके एक प्रकार से, और उनके लिए एक ऐसा प्रसन्न और जो है समृद्धि वाला संसार बना सके। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि द पोइट अपील्स टू द गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्लम स्कूल to do their duties honestly। He asked them to bring the slum children into the real world and to make them an integral part of the mainstream of the civilized society। He believes that the barriers between the slums and the affluent world should be broken, and if not, the slum dwellers would one day break the so-called civilized structure of the urban society। वह कवि जो है वो सरकार से, निरीक्षकों से, भ्रमण करने वालों से और जो उत्तरदायी लोगों से है उनसे एक प्रार्थना करता है कि वे इन झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल की जो है उनको हटाएं, उनकी व्यवस्था करें, और अगर वे अपना काम ईमानदारी से करें। वह उनसे कहता है कि ये झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं वे उनको वास्तविक संसार में लाएं और उन्हें मुख्य सभ्य समाज की मुख्य धारा में लाकर के उनको एक अंतरंग इसका जो है वो हिस्सा बनाए। वह विश्वास करता है कि जो बाधाएं जो झुग्गी झोपड़ियों में और जो है आ गई हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। अगर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं एक दिन ये सारे के सारे इस सभ्य संसार को जो है उसको बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 8वां स्टेंजा है, एंड show the children to green fields and make their world run azure on the gold sands, and let their tongues run naked into books and white the green leaves open history theirs whose language is the sun। इसके रेफरेंस में वही बात कही गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट की बात अपन लोग करते हैं कि द पोइट हियर exhorts the people in power to help make the lives of the slum children beautiful and give them a bright future। कवि जो है वो लोगों से कहता है कि जो शक्ति में डूबे हुए उन लोगों से कहता है कि वे इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के ज़िंदगी को सुंदर बनाने के लिए और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो है वो उनकी सहायता करें। और इसके एक्सप्लेनेशन में अपन देखते हैं कि the poet appeals to the people in power to make efforts in bringing the slum children out of these suffocating surroundings and allowing them to breathe in open, clean air। Their horizon should extend to the blue sky
rising over the golden sands, gates of knowledge must be opened there, these children, and they should be encouraged to speak freely. The poet believes that only those people create history whose voice has warmth and strength of the sun. कवि शक्तिशाली लोगों से प्रार्थना करता है और कहता है कि वे इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए प्रयास करें कि वे उन्हें इन दम घुटने वाले वातावरण से बाहर निकाल करके लाए, जिससे कि ये खुले और साफ हवा में सांस ले सके। उनका क्षितिज जो है वो नीले आकाश की तरफ फैला हुआ हो, जो कि सुंदर रेत की तरफ तरफ जा रहा है, और ज्ञान के जो दरवाजे हैं वो उनके लिए खोल देने चाहिए, जिससे कि वे प्रेरित होकर के स्वतंत्रता पूर्वक बोल सके। कवि विश्वास करता है कि ये जो लोग हैं ये इतिहास बनाएंगे जिनकी आवाज़ में प्रेम और सूरज की शक्ति विद्यमान है। तो साथियों, ये हमारी पूरी कविता और इसके नए एक्सप्लेनेशन थे, जिसमें हमने छोटे और बड़े प्रश्नों का डिस्कशन भी किया है। उम्मीद है आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप कीप इन टच with us for the next videos also.